जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह पवार है और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डिफेंस मंत्रा के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस नए साल में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि आज से हमारा जियोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स और पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम इंडियन जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्योंकि आप और मैं, हम सभी इसी पर्टिकुलर देश में रहते हैं और इसी की सेवा हमारा करना प्रथम धर्म भी है। तो इस जियोग्राफी की सेवा करने के लिए हमें इस जियोग्राफी को समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज से हम इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट करें और इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज समझेंगे और देखेंगे भी। ये जो हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है, ये इंडियन जियोग्राफी की लोकेशन और कह सकते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है। पर ये इतना भी बेसिक नहीं है जितना आप सोचने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इसी पर्टिकुलर सेशन में हम इंडिया के शेप के बारे में बात करेंगे, हम इंडिया के स्लोप के बारे में बात करेंगे, हम उनके एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, उसकी साइज के बारे में बात की जाएगी, इवन उसके लैंड फ्रंट एक्सटेंशन और मैरीटाइम एक्सटेंशन की बात भी होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम ओवरऑल इंडिया, उसके लोकेशन और उससे संबंधित तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं, जो बेसिक से बेसिक कहने के लिए तो बेसिक है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली एग्जाम से में पूछ ली जाती हैं, तो उसके बारे में ये एंटायर सेशन रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इंडिया एंड इट्स लोकेशन। अब सबसे पहले जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वास्तविकता में जो हमारा देश है, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, इस इंडिया के कौन कौन से डिफरेंट नेम्स हैं, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एंशिएंट टाइम पीरियड की अगर बात की जाती है, तो हर एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हुआ करती थी। हो सकता है लैंग्वेजेस के प्रोनाउंसिएशन अलग होते थे, मीनिंग्स अलग होते थे, इसके आधार पर इंडिया को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे एक वर्ड है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फेमस है, जिसे हम इंडिया या फिर भारत के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब इंडिया जो है वो इंडस रिवर के नाम पर ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि ग्रीक्स ने इस पर्टिकुलर शब्द का उच्चारण किया था। वो सिंधु वर्ड यूज नहीं कर पाते थे, अरब्स ने उन्हें हिंदू किया और ग्रीक्स ने उसे इंडू किया। दैट्स व्हाई फ्रॉम द इंडस रिवर इंडिया वर्ड इज ड्राइव्ड। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा कि ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। उनसे पहले ही ग्रीक शब्दावली के कुछ ट्रेडर्स जो थे या ग्रीक भाषी लोग जो थे, उन्होंने हमें ये नाम दे दिया था। तो इंडिया जो है वहां से ड्राइव होकर आया। पर हम बात करते हैं भारत की, तो इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन साम्राज्य जो हुआ करता था, राम राज्य के समय की अगर हम बातें कर ले, तो राजा भरत के नाम पर यह वर्ड ड्राइव्ड आउट होके आता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, वैसे कहा भी जाता है कि उत्तराखंड वाला जो रीजन है, उस उत्तराखंड वाले रीजन में एक ट्राइब रहा करती थी और उस पर्टिकुलर ट्राइब का नाम था भारता ट्राइब, और वही ट्राइब बाद में एक्सपांड होकर पूरे इंडिया में फैल गई। तो उस पर्टिकुलर ट्राइब से ये नाम लिया जाता है, दैट इज भारत। तो दो अलग अलग थ्योरीज हैं, तो वहां से हमें एक वर्ड मिल गया, दैट इज भारत। तो देखो, दो नाम की कहानी हो गई, इंडिया और भारत। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान। तो ये बेसिकली हिंदुओं के रहने की भूमि या हिंदू जिस पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं, उस स्थान को नाम दिया गया, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहां पर एक वर्ड आ रहा है हिंदू, जो कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ लिया जाता है। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, और अगर वो सेक्युलर है तो ये वर्ड कहीं ना कहीं धर्म को प्रमोट करने जैसा हो जाएगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक पर्टिकुलर धर्म आधारित बनाने की कोशिश करता है। इस वजह से हमने ये वर्ड यूज नहीं किया। उसके बाद आता है मेलुहा। मेलुहा एक ऐसा वर्ड है जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने भारत के लोगों के लिए यूज किया था। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मेसोपोटामिया, आप समझ पा रहे होंगे, मॉडर्न डे इराक और ईरान वाला जो क्षेत्र है, वहां पर दो नदियां हुआ करती थी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। यूफ्रेट्स और टिग्रिस के मध्य में एक दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का जन्म हुआ था, जिसे मेसोपोटामियन सभ्यता कहते हैं। वैसे तो मेसोपोटामिया शब्द का मतलब ही होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो वहां पर जो सभ्यता जन्मी, उस सभ्यता के लोगों ने इंडियंस को नाम दिया था, या फिर कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास के लोगों के लिए एक वर्ड यूज किया था, दैट इज
मेलुहा। अब ये नाम से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, आप जानते ही हैं कि एंटायर भारत खंड जो है उसे आर्यव्रत भी कहा जाता है। इसके कहने का सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, जो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उन आर्यंस के आने और उनके एक्सपांशन होने के कारण ये वर्ड यूज किया जाता है। तो हमारा ये जो देश है भारत, अगर हम ये जो पर्टिकुलर इंडिया है, इस इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं और उसके होने के पीछे भी एक डिफरेंट डिफरेंट कहानी है। आया पॉइंट समझ में? अरे ये हमारा इंडिया, और इस इंडिया का हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडोनेशियन रीजन से जो हमें नाम मिला वो मिला था जम्बू द्वीप। क्लियर? एक और नाम हमें मिला, कौन सा? मेलुहा, जो मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया, मेलुहा। आया पॉइंट समझ में? उत्तराखंड के ट्राइब्स के आधार पर या फिर किंग भरत के आधार पर भारत, सॉरी, और इंडस रिवर के बेसिस पर, ये ऑन द बेसिस ऑफ इंडस रिवर ड्राइव्ड आउट होता है इंडिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये जो बहुत सारे नाम हैं उसके पीछे की एक अलग कहानी है और उन कहानियों के आधार पर भारत को ये कुछ नाम दिए गए हैं। तो हो सकता है अब आप लोग इन सारे वर्ड्स से परिचित हो चुके होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि भारत और भारत के कौन कौन से नाम भारत को दिए गए हैं। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आता है भारत के लोकेशन, लोकेशन ऑफ इंडिया। अब हमें नाम समझ में आ गया, अब हम स्टार्ट करते हैं ध्यान से सुनिएगा बेटा। लोकेशन जो होती है वो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की स्थिति को बताने की कोशिश करती है। इट मींस लोकेशन जस्ट सिंपली डिफाइंड व्हाट एग्जैक्टली वेयर इट इज प्रेजेंट। क्लियर? हम कह सकते हैं कि वो वास्तविकता में कहां पर स्थित है, अगर ये हमें पता करना हो तो हम लोकेशन के आधार पर पता कर सकते हैं। पर लोकेशन को डिफाइन करने के दो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, आपने कभी नहीं सुने होंगे, पहले आप ध्यान से सुनिएगा। लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है जिसे हम जियोग्राफिकल लोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल लोकेशन। और दूसरी होती है जिसे हम कोऑर्डिनेट लोकेशन कहते हैं। अब जियोग्राफिकल और कोऑर्डिनेट लोकेशन में क्या अंतर है, पहले वो समझते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन जो होती है ना बेटा, वो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स, मतलब जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, रिवर्स, इनके आधार पर बताई गई लोकेशन जो होती है वो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है। जैसे आसान भाषा में ये समझिए कि इंडिया जो है वो हिमालय के साउथ में है या फिर इंडियन ओशन के नॉर्थ में है। शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इंडिया जो है वो हिमालय के साउथ में है या इंडियन ओशन के कहां पर है? नॉर्थ में है। पर आप एक चीज क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हिमालय जो है उसका एक्सटेंशन तो इंडिया के बाहर भी है, अफगानिस्तान के रीजन को टच कर रहा है, इधर म्यांमार के रीजन को टच कर रहा है। तो वास्तविकता में कौन से नीचे वाला सेक्शन आएगा? क्योंकि हिमालय के नीचे थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी आ रहा है, कुछ पार्ट ऑफ चाइना और तिब्बत भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है, म्यांमार भी आ रहा है। तो ऐसे 100% आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं। पॉइंट समझने की कोशिश करना। अब इंडियन ओशन के नॉर्थ में, तो इंडियन ओशन के नॉर्थ में इंडिया है, ये बात बिल्कुल सही है, पर उसके अलावा भी बहुत सारा रीजन है जो इंडियन ओशन के नॉर्थ में है। पॉइंट समझ में आया? तो ये थी जियोग्राफिकल लोकेशन। दूसरा होता है कोऑर्डिनेट लोकेशन। कोऑर्डिनेट लोकेशन जो है उसके लिए अगेन दो रेफरेंस पॉइंट हमारे द्वारा लिए जाते हैं। एक होता है लैटिट्यूड, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। इट मींस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर बताई गई लोकेशन यह हमेशा एग्जैक्ट होती है। ये रेफरेंस वाली होती है, मतलब इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है। जो कोऑर्डिनेट लोकेशन होती है वो एग्जैक्ट होती है।
क्लियर? तो दोनों के प्रॉज एंड दोनों के कॉन्स हैं। ये एग्जैक्ट नहीं होती, ये एग्जैक्ट होती है, पर इस लोकेशन के आधार पर हमें उसके आसपास प्रेजेंट होने वाले फिजिकल फीचर्स और कह सकते हैं जियोग्राफिकल थ्रेट्स के बारे में पता नहीं चलता है। पर जियोग्राफिकल लोकेशन से हमें उसके आसपास की चीजें प्लस जियोग्राफिकल थ्रेट्स के बारे में पता लग जाता है। पॉइंट समझने की कोशिश करना कि जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो ये डिफाइन करेगी कि इंडिया विल सफर फ्रॉम, आया पॉइंट समझ में, कि इंडिया में सुनामी आ सकती है, पर इस कोऑर्डिनेट से हमें कहीं ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि सुनामी जो है वो तभी आती है जब कोई भी कंट्री ओशंस के पास में पाई जाए या ओशंस उसके आसपास प्रेजेंट हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जियोग्राफिकल लोकेशन एंड दिस व्हाट एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट लोकेशन। तो दोनों को मैं ध्यान से समझाता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। लोकेशन ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, सबसे पहली चीज। दूसरा, इंडिया लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट। कौन से कॉन्टिनेंट? एशिया। तो ये अभी जियोग्राफिकल लोकेशन पता चल रही है। नेक्स्ट, साउथ पार्ट ऑफ एशिया। कौन से पार्ट में? सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में लोकेटेड है इंडिया, लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। क्लियर? अब इसके बाद समझते हैं, इंडिया लोकेटेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आया पॉइंट समझ में? ये सब इसके जियोग्राफिकल लोकेशंस बता रही है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी। क्लैरिफाई हो रहा है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसके बाद इंडिया लोकेटेड इन साउथ ऑफ हिमालय एंड नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशियन। आया पॉइंट समझ में? तो इंडिया कहां लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। इंडिया कहां लोकेटेड है? एशिया। एशिया के भी सदर्न पार्ट में लोकेटेड है एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द साउथ ऑफ हिमालय एंड नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशियन। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? आ रही है ना बात समझ में? तो ये थी इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस जियोग्राफिकल लोकेशंस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? ये एग्जैक्ट नहीं होता है। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है, इससे हम एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं पहुंच पाते हैं। पर इसका प्रॉज क्या है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इट गिव्स नॉलेज अबाउट जियोग्राफिकल। ये चीज आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलती होगी बच्चों, कि वास्तविकता में अगर लोकेशन की बात करें तो उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होती है जियोग्राफिकल, जिससे हम जियोग्राफिकल कंडीशन समझ सकते हैं, और एक होती है कोऑर्डिनेट, जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन का बारे में पता कर सकते हैं। तो ये थी जियोग्राफिकल लोकेशन। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट लोकेशन पर, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट लोकेशन की, कोऑर्डिनेट लोकेशन पर उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ
लैटिट्यूड। ध्यान से देखिएगा, ये इंडिया की कोऑर्डिनेट लोकेशन स्टार्ट होती है यहां से। दिस इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो तमिलनाडु के केप कॉमरिन रीजन या फिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के केप कॉमरिन रीजन से स्टार्ट होता है। तो यहां से जो इंडिया की लोकेशन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 8 डिग्री से लेकर, क्लियर, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है, जो जाती है अप टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। आया पॉइंट समझ में? क्लियर, लगभग इतना, ठीक है। अब 8 डिग्री 4 मिनट लिख भी लेते हैं, ठीक है। पर इसकी टेरिटोरियल लोकेशन जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, अंडमान एंड निकोबार का इंदिरा पॉइंट। तो वास्तविकता में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट, दिस इज इंदिरा पॉइंट। ये है क्या? दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। आया पॉइंट समझ में? इंडियन टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो इंडिया की वास्तविक लोकेशन जो है, लैटिट्यूडनल लोकेशन जो है वो स्टार्ट होती है 6 डिग्री 4 मिनट, पर उसका मेनलैंड लोकेशन स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, जो जाता है अप टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब दोनों में नॉर्थ नॉर्थ क्यों बोला गया? क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो ये थी इंडिया की लैटिट्यूडनल लोकेशन। आया पॉइंट समझ में? अब इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन देखिएगा ध्यान से। सिक्सटी 8 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। आया पॉइंट समझ में? दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया। इससे हमें लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन पता चल रही है कि कहां से है, 68 डिग्री से 97 डिग्री, ये 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक। तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर ये इसकी लैटिट्यूडनल लोकेशन है और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब दोनों लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन के बीच में अगर आप डिग्री डिफरेंस निकालेंगे, पॉइंट समझना, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिग्री डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूडनल एंड longitudinal लोकेशन ऑफ इंडिया, के इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन डिफरेंस क्या है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहां पर 37 डिग्री है और यहां 8 डिग्री है, मतलब 37 और 8 डिग्री। तो इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? तो अप्रोक्स आएगा 29 डिग्री। ये देखो यहां पर 68 डिग्री और 97 डिग्री, तो ये भी आता है, यहां से यहां तक डिफरेंस निकालते हैं अप्रोक्स 30 डिग्री। तो मोर और लेस ये जो डिफरेंस है वो बताया जाता है अप्रोक्स 30 डिग्री। आया पॉइंट समझ में? ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है
कि लैटिट्यूडनल डिफरेंस और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इंडिया के बीच में कितना है। तो इट इज मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। क्लियर, ये अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, इस वजह से अप्रोक्सीमेटली का सिंबल लगा दिया। इट इज अराउंड 30 डिग्री और ये थी इसकी कोऑर्डिनेट लोकेशन। अब कोऑर्डिनेट लोकेशन का एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस क्या है, हमें पता चल गया कि वास्तविकता में भारत की लोकेशन कहां पर है और क्या है। आई बात समझ में, क्लैरिफाई हो रहा है? दैट्स इट। अब देखो लोकेशन ऑफ इंडिया है, यहां पर लिखा हुआ है द लोकेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है। जियोग्राफिकली इंडिया लोकेटेड इन साउथ ऑफ हिमालय एंड नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन साउथ एशिया, तो कोई डाउट ही नहीं है। ये देखिए ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं इसी पर्टिकुलर इंडिया की, तो ये है हमारा एशियन कॉन्टिनेंट। इस एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न सेक्शन में ये प्रेजेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ये प्रेजेंट है और इंडियन ओशन के नॉर्थ में ये प्रेजेंट है। आई बात समझ में, क्लियर? तो ये है इंडिया की एग्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन। अब जियोग्राफिकल लोकेशन से और क्या पता चल रहा है हमें ये पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कभी सुनामी का इंपैक्ट आया तो इंडिया उसे एक्सपीरियंस करेगा। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कभी लैंडस्लाइड्स का इंपैक्ट आया तो इंडिया उसे एक्सपीरियंस करेगा। आया पॉइंट समझ में, क्लियर? तो जियोग्राफिकल लोकेशंस गिव्स अस आइडिया अबाउट द जियोग्राफिकल इंपैक्ट्स और जियोग्राफिकल चैलेंजेस। आई बात समझ में? तो ये था जियोग्राफिकल लोकेशन। अब कोऑर्डिनेट लोकेशन की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट लोकेशन अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, हमने देखा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। अगर लैटिट्यूड्स की बात की जाए तो वो यहां से स्टार्ट होता है, पर जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है, देखो 6 डिग्री 4 मिनट से, पर एग्जैक्टली ये जो है वो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और जाता है अप टू 37 डिग्री। आया पॉइंट समझ में? तो देखो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट लोकेशन क्या बताती है। अच्छा, वो लिखा हुआ नहीं है बट आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। इट स्टार्ट फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अप टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आया पॉइंट समझ में? और लॉन्गिट्यूड्स की बात की जाए तो वो आता है, स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, क्लियर? तो ये थी इंडिया की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट लोकेशंस इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पॉइंट समझ में आ गया? अब हमने दोनों के इंपॉर्टेंसेस भी समझ लिए, क्लियर? अब जब हमें लोकेशन समझ में आ गई तो एक्चुअल में इंडिया का शेप कैसा है ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या समझना है? इंडिया का शेप। अब इंडिया का शेप समझने के लिए हम 4 पॉइंट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ध्यान से देखिएगा, चारों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये देखिए चारों पॉइंट्स क्या ज्वाइन हो रहे हैं, ये देखिए, ये एंड दिस। तो शायद आपको लग रहा होगा कि एक डायग्राम बना जो 4 साइड का है और 4 एंगल का है। इट मींस ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, स्क्वायर भी नहीं है, रोम्बस भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, पर 4 साइड है और 4 इसके एंगल है। इट मींस इट इज अ डायग्राम विथ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। आया पॉइंट समझ में? तो 4 साइड और 4 एंगल का जो डायग्राम होता है उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो देखो, द शेप ऑफ इंडिया आफ्टर ज्वाइनिंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोऑर्डिनेट्स वी ऑब्टेन्ड कौन सा शेप? क्वाड्रिलेटरल।
लेटरल शेप। कई बार पीसीएस एग्जाम्स जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि इंडिया का शेप कैसा है। तो इंडिया हैज अ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप, ऐसा हम कह सकते हैं। और कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो इसके नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक 4 साइडेड 4 एंगल वाला डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आया पॉइंट समझ में? अब इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना चाहिए। क्या? स्लोप ऑफ इंडिया। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या नई चीज है, ये तो इवन किताबों में भी नहीं बताई जाती है, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बच्चों। क्यों है, समझने की कोशिश करना। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर इंडिया हैज लॉट्स ऑफ रिवर। भारत के पास क्या है? बहुत सारी नदियां हैं। अब बहुत सारी नदियां हैं, उसमें कुछ नदियां हैं गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हुगली, दामोदर, नर्मदा, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब आप इमेजिन करके देखो, अगर ये नदियां किसी डेफिनेट डायरेक्शन में अगर नहीं बहती तो क्या पूरे इंडिया पर इनका पानी भर जाता? क्योंकि इंडिया के ऊपर अगर स्लोप नहीं होता तो ये पानी फ्लो ही नहीं करता। पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे होंगे आप कि इंडिया में अगर स्लोप नहीं होता तो ये रिवर्स इंडिया की लैंड सरफेस पर फ्लो नहीं होती। अगर ये पानी फ्लो नहीं होता तो इंडिया के लैंड सरफेस पर ये पानी जो है वो भर जाता। इट मींस इंडिया कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर रिवर वाटर, या फिर भारत में हमेशा पानी भरा रहता। इसका मतलब इंडिया में अगर स्लोप नहीं होता तो रिवर्स फ्लो नहीं करती, या रिवर से एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इंडिया के पास स्लोप कैसा है फिर? तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द रिवर्स को अगर आप ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ रिवर्स बना रहा हूं, उसके बाद हम इंडिया का डायग्राम बना लेंगे। ये देखो, एक चंबल नाम की नदी है जो मध्य प्रदेश वगैरह से निकलती है। पहले नॉर्थ वगैरह में वो फ्लो करती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिब्यूटरीज से ज्वाइन होने के बाद यमुना नदी से मिल जाती है और फिर गंगा से मिलके ईस्ट में फ्लो कर जाती है। पॉइंट समझने की कोशिश करना, ठीक है? यहां से एक और नदी है जिसका नाम है सोन। सोन भी कहीं ना कहीं जाके गंगा में मिल जाती है और नॉर्थ में फ्लो हुई, फिर ईस्ट में फ्लो करके चली जाती है। कुछ और नदियां हैं, देखो यहां है गोदावरी, ऐसे ऐसे नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन्स में फ्लो करके ईस्ट में ड्रेन आउट होती है। ऐसे ही एक और नदी है कृष्णा, कुछ ऐसे नॉर्थ में फ्लो करके और ईस्ट में चली जाती है। कुछ और नदियां हैं जो इसे डायरेक्टली ज्वाइन करती है, जिसका नाम है तुंगा और भद्रा, जो नॉर्थ में फ्लो करती है और बाद में इसे ज्वाइन करके ईस्ट में फ्लो करके चली जाती है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि इंडिया के मेन लैंड कौन से वाले रीजन? मेन लैंड का जो स्लोप है, स्लोप्ड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आया पॉइंट समझ में? अब आप एक्सेप्शन मुझे बताओगे कि सर एक नदी है जिसका नाम है इंडस, ये देखो ये तो इधर फ्लो कर रही है। एक और नदी है जिसका नाम है नर्मदा, ये भी इधर फ्लो कर रही है। एक और नदी है जिसका नाम है तापी, ये भी इधर फ्लो कर रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इंडस रिवर जो है वो इंडियन मेन लैंडमास, जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास है या फिर जो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, उस पे फ्लो नहीं करती। इट फ्लोस इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू द स्लोप ऑफ हिमालय स्लोप के कारण। आया पॉइंट समझ में? दूसरा, इनके और इनके बीच में एक और माउंटेन रेंजेस है जिसका नाम है अरावली। तो इट फ्लो इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू द स्लोप ऑफ हिमालय एंड ड्यू टू द वाटर डिवाइड ऑफ अरावली। पॉइंट समझ में आया? फिर ये दो रिवर क्या है? ये दो रिवर दोनों रिफ्ट वैली रिवर है। कौन सी रिवर है? रिफ्ट वैली रिवर। इसका मतलब इंडिया हैज स्लोप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट।
आई बात समझ में? ड्यू टू विच all the continental rivers of Indian mainland flows in the direction of north as well as in the direction of east. It means most of the rivers of India drain into Bay of Bengal. Point समझ में आया? Clear? तो this defines the slope of India. अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इंडिया से most of the river drains in Bay of बंगाल। मतलब इंडिया से पानी क्या हो जाता है? ड्रेन आउट हो जाता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है ना कि इंडिया फील्स वाटर स्कैरसिटी। क्यों वाटर स्कैरसिटी फील कर रहा है? क्योंकि वाटर जो है वो ड्रेन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आया पॉइंट समझ में? तो इंडिया से पानी बह रहा है, ये स्लोप के कारण हो रहा है। इसका फायदा है कि पानी बह जाता है और इसका नुकसान है कि पानी बह जाता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो दिस इज अबाउट द स्लोप ऑफ इंडिया। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि इंडिया की कौन कौन से नेम्स हैं। दूसरा, हमने समझा इंडिया की लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल एज वेल एज कोऑर्डिनेट। तीसरा, हमने समझा इंडिया का शेप क्या है। चौथा, हमने समझा इंडिया का स्लोप क्या है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में इंडिया की साइज एग्जैक्ट कितनी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इसके बारे में अभी बात की जाएगी। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं साइज ऑफ इंडिया की, तो बच्चों इंडिया का जो एरिया है वो लगभग 32 लाख है। कितना है? 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ऐसा क्लियर? 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का एरिया है। और ये जो 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो वर्ल्ड का 2.4% है। 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया। और इस एरिया की वजह से इंडिया रैंक 7th इन वर्ल्ड टर्म्स ऑफ एरिया। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? इंडिया जो है उसका टोटल एरिया 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो वर्ल्ड का 2.4% एरिया है, और इसके कारण इंडिया की वर्ल्ड में 7th रैंक है। बट इट रैंक सेकंड। अब इस पे बॉक्स बना रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग डाउट क्रिएट करेंगे, या फिर हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आएगा, या फिर आप समझ पा रहे होंगे। दोनों केसेस हैं। पहला क्या चीज है एग्जैक्टली समझना। सेकंड क्यों है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर चाइना। क्लियर? अब चाइना के बाद क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, पर हमारी पॉपुलेशन जो है वो लगभग 140 या 142 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे आ चुका है। पर ये जो डेटा है वो कौन बताता है? सेंसस। और सेंसस कब होने चाहिए थे? 2021 में। पर 2021 में कोविड होने के कारण सेंसस नहीं हुए। दैट्स व्हाई हम अभी भी कौन से सेंसस को मान रहे हैं? 2011। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई इंडिया रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये थी वास्तविकता में इंडिया की साइज के। इंडिया का टोटल एरिया 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो वर्ल्ड का 2.4% एरिया है, जिसके कारण इंडिया की 7th रैंक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। बट अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया सेकंड रैंक है। अगर कोई गवर्नमेंट का ऐसा डेटा आ जाता है, या पीआईबी के थ्रू आपको पता चलता है, या गवर्नमेंट खुद कह देती है, प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात का आह्वान कर देते हैं कि वाह वाह बधाई हो, भारत जो है वो पॉपुलेशन में दुनिया के नंबर 1 पायदान पर पहुंच चुका है, तब से हम मान लेंगे कि हाँ ऐसा हो गया है। अदरवाइज हम सेकंड ही मानेंगे जब तक सेंसस का डेटा नहीं आ जाता, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंसस का डेटा नहीं आ जाता। आई बात समझ में? चलिए इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन।
इंडिया लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, इंडिया होल्ड 2.4% ऑफ टोटल एरिया। बिल्कुल सही बात है, आई बात समझ में? क्लियर? तो दिस इज द साइज ऑफ इंडिया। अब बच्चों हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ इंडिया की। एक्सटेंशन ऑफ इंडिया क्या होता है? बच्चों हम इंडिया की जियोग्राफी और इंडिया के बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो इंडिया के बारे में एक्चुअल में इंट्रोडक्शन ही है, पर उन इंट्रोडक्शंस को भी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। शेप क्या है, साइज क्या है, लोकेशन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, नेम्स क्या है, और कोऑर्डिनेट्स क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या है, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाए। तो जब हम बात करते हैं एक्सटेंशंस की, तो एक्सटेंशंस में मतलब इंडिया कितना फैला हुआ है, इसका मतलब इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट क्या है, और इन सब के बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंस है, ये समझना ही एक्सटेंशन ऑफ इंडिया कहलाता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो अब इसको ध्यान से देखना, मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं। ये देखिएगा ध्यान से, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट, नेम्ड एज इंदिरा कोल। क्लियर? क्या नाम दिया गया? इंदिरा कोल। अब यहां पर दो शब्द हैं जो आपको हो सकता है, मतलब एक ऐसा शब्द है जो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। इस इंदिरा वर्ड को शायद आप इंदिरा गांधी से रिलेट कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये मतलब हिंदू गॉड और गॉडेस के रूप में लिया गया है। हम इंद्र को भी ले सकते हैं, मतलब भगवान इंद्र जो है उनके आधार पर, या हिंदू गॉड और गॉडेस के आधार पर ये वर्ड यूज किया है, इंद्र या इंद्रा। आई बात समझ में? और कोल का मतलब क्या है? ये एक जियोग्राफिकल लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर के कारण फॉर्म्ड होता है, कुछ इस प्रकार का। क्लियर? ग्लेशियर्स के कारण फॉर्म्ड होने वाला ऐसा शेप कोल कहलाता है। तो यहां पर एग्जैक्टली ऐसा ही शेप बनता है, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज इंदिरा कोल। क्लैरिफाई हुआ? जो आज के कहां पर लोकेटेड है? लद्दाख टेरिटरी में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? लद्दाख टेरिटरी में लोकेटेड है। अब सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट आप लोगों को पता है, पर वो दो बनाने पड़ेंगे मुझे। क्लियर? सबसे पहला मेनलैंड, मेनलैंड पर जो पॉइंट है वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु के कन्या कुमारी, जिस पॉइंट का नाम है केप कॉमेरिन। क्या नाम है उस पॉइंट का? केप कॉमेरिन। अब अगर हम ये पॉइंट की बात करते हैं तो ये है इंदिरा पॉइंट। अब इसमें जो वर्ड इंदिरा है, ये इंदिरा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के विजिट के कारण ही इसे ये नाम दिया गया है। वैसे इसके अन्य नाम भी है, नेम्ड एज पियर्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। क्लियर? तो इसे पियर्सन या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? ये इंडिया के टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये इंडिया के मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। देखो यहां पर मैंने लिख दिया मेन लैंड और ये है टेरिटोरियल। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, जो सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। सर क्रीक, जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है।
पर ये है कहां, कहां? ग्वार मोट। क्लियर? ग्वार मोट, ग्वार मोटी करके एक गांव है, कहां पर? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। आया पॉइंट समझ में? तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट का ग्वार मोटी विलेज का एक बिंदु सर क्रीक, जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अगेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, disputed between इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भी याद रखिएगा, क्लियर, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड लैंड रीजन्स में आता है। वैसे तो है इंडिया के ही कंट्रोल में, पर मैरीटाइम एक्सटेंशन के हिसाब से पाकिस्तान भी कहता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, ये जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का केबितु। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश का केबितु, जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो अगेन ट्रांस बाउंड्री रीजन है। किन किन के बीच में? चाइना, म्यांमार एंड इंडिया के बीच में। चाइना, म्यांमार और इंडिया के बीच में एक ट्रांस बाउंड्री रीजन है जिसका नाम है केबितु। क्लैरिफाई हुआ? पॉइंट समझ में आया? तो दीज आर द ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। अब इन बिंदुओं के बीच में वास्तविकता में कितनी दूरी है, ये इंडिया के एक्सटेंशन से पता चलता है। तो ये है 3214 किलोमीटर, और यहां से यहां तक जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? ये देखिए, डन। तो दिस इज द एक्चुअल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अब ये जो एक्सटेंशन हमने देखा, हमने ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी एक्सटेंशन देखा था कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सटेंशन की बात की जाए तो वो अराउंड 30 डिग्री है। देखो, कोऑर्डिनेट एक्सटेंशन की बात की जाए तो वो अराउंड 30 डिग्री है। क्लियर? और वैसे जो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर एक्सटेंशन की बात की जाए तो वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? अब इसी के साथ साथ आपको एक्सटेंशन और अच्छे से समझना पड़ेगा, और एक और चीज आपको समझ में आएगी बेटा। ये देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ए, और कह सकते हैं पॉइंट नंबर बी, ये है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। इन पॉइंट्स के बीच में इंडिया जो है क्या शेयर करता है? सिर्फ और सिर्फ लैंड बाउंड्री एक्सटेंशन। ये देखिए, इंडिया का लैंड बाउंड्री एक्सटेंशन, समझ में आ रहा है ना? तो इंडिया का लैंड बाउंड्री एक्सटेंशन जो है वो कितना है? वो है 12,600 किलोमीटर। क्लियर? आया पॉइंट समझ में? और ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहे हैं, ये है इंडिया का कोस्ट लाइन ये देखो 6400 किलोमीटर। आई बात समझ में? 6400 किलोमीटर। तो 12,600 और 6400 किलोमीटर। क्लियर? अब इंडिया का टोटल कोस्ट, नहीं यार, एक सेकेंड, इट इज
14,600 किलोमीटर। फैक्ट मिसिंग हो गया था बेटा, इट इज 15,200 किलोमीटर और कोस्ट लाइन एक्सटेंशन है 6100 किलोमीटर। पर इसके साथ साथ जब हम आइलैंड्स को ऐड ऑन कर देते हैं, आइलैंड्स बोले तो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, वो भी ऐड ऑन कर देते हैं, मतलब आइलैंड्स की कोस्ट लाइन ऐड ऑन कर देते हैं, देयर इट इज 7516.6 किलोमीटर। क्लियर? इसमें क्या ऐड ऑन हो गया? इसमें ऐड ऑन हो गया इंडियन कोस्ट लाइन। जब इंडिया के आइलैंड की कोस्टलाइन और एड ऑन कर दी तो ये हो गया 7516.6। अब अगेन हमारे पीसीएस में या फिर हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में या एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि रेशियो ऑफ लैंड एंड ओशियन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ये देखो, रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लैंड एंड ओशन, तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो देखो 15,200 और 7516.6 किलोमीटर, तो ऑन एन एवरेज अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:1 का। क्लैरिफाई हुआ? तो ये भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली कंसीडर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? क्लियर? तो हमने एक्सटेंशन ऑफ इंडिया भी समझा बच्चों कि एक्सटेंशन ऑफ इंडिया क्या है। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये हमने देख लिया कि इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, एक्वायर्ड 2.4% टोटल एरिया, 2933 किलोमीटर एक्सटेंड है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड 3214 किलोमीटर एक्सटेंड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अगर इसका लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंशन देखा जाए तो वो अराउंड 30 डिग्री होता है। इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, सदर्न मोस्ट पॉइंट केप कॉमेरिन, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबितू और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सर क्रीक। इंदिरा कोल जो है वो लद्दाख में है, केप कॉमेरिन जो है वो तमिलनाडु में है, किबितू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और सर क्रीक जो है वो गुजरात में है। ये सारी चीजें मैंने मैप के साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा हमने लैंड एक्सटेंशन भी देखा और ओशन एक्सटेंशन भी देखा। लैंड एक्सटेंशन है 15,200 किलोमीटर और ओशन एक्सटेंशन जो है वो टोटल है 7516.6 किलोमीटर। आई बात समझ में? इसका रेशियो अगर हम निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है 2:1। और इंडिया के मेन लैंड का कोस्ट लाइन अगर हम देखते हैं, इंडियन कोस्ट लाइन मेन लैंड की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है 6100 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन शेयर करने वाला स्टेट जो है वो शायद गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। ये भी याद रखिएगा। आई बात समझ में? क्लियर? दैट्स इट। चलिए तो एक्सटेंशन हमने देखा, देखो 2933 किलोमीटर डला हुआ है और 3214 किलोमीटर। ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 97.25, 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ये सारी चीजें हम अच्छे से देख चुके हैं। अब आती है कहानी इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ इंडिया की।
इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ इंडिया वास्तविकता में इंपॉर्टेंट ही है। क्यों है? क्योंकि एक हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताती है, तो दूसरी हमें डेट और टाइम के बारे में बताती है। क्योंकि दो इंपॉर्टेंट लाइंस है बेटा, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरी है आईएसटी लाइन, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहा जाता है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये तो क्लाइमेटिक कंडीशन को बता देती है, पर आईएसटी लाइन जो है वो टाइम को डिनोट करती है, जो जीएमटी लाइन से कितना आगे है, कितना आगे, 5.5 घंटे। ये हम प्रीवियस क्लासेस फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइंस टू इंडिया। सबसे पहला इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम लाइन। अब इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम लाइन क्या है? सबसे पहली चीज, एक लॉन्गिट्यूड है। क्या है? एक लॉन्गिट्यूड है। दूसरा, कौन सी लॉन्गिट्यूड? 82 डिग्री, 82 एंड हाफ ईस्ट, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट। आई बात समझ में? क्लियर। फिर इसे नाम क्या दिया गया? आईएसटी लाइन, जो पास आउट कहां से होती है? कहां से पास आउट होती है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। आया पॉइंट समझ में? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, या फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम। क्लियर। या फिर मिर्जापुर रीजन से। आया पॉइंट समझ में? क्लियर। ये याद रखिएगा। अब लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट है, इसे आईएसटी लाइन भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये पास आउट होती है। अब व्हाट एक्चुअली इट डू, ये करती क्या है? तो इट डिसाइड टाइम ऑफ इंडिया with respect to GMT लाइन, जो कितना आगे है? 5.5 घंटे अहेड ऑफ 5.5 घंटे। आया पॉइंट समझ में? 5.5 घंटे आगे है इंडिया का टाइम विद रिस्पेक्ट टू जीएमटी लाइन। क्लियर। तो ये था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है, मतलब कि ये कौन कौन से स्टेट्स से पास आउट होती है? तो इट पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश। कहां से पास आउट होती है? उत्तर प्रदेश। दूसरा, इट पासेस थ्रू एमपी। क्लियर। तीसरा, इट पासेस थ्रू छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, इट पासेस थ्रू उड़ीसा। नेक्स्ट, इट पासेस थ्रू आंध्र प्रदेश। तो देयर आर 5 स्टेट। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, जहां से ये पास आउट होती है। क्लियर। उत्तर प्रदेश के संगम या फिर प्रयागराज रीजन से ये पास आउट होती है, ऐसा याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंडिया का टाइम डिसाइड करती है विद रिस्पेक्ट टू जीएमटी लाइन, जो 5.5 घंटे आगे है। आया पॉइंट समझ में? अब यहीं पर एक और चीज याद रखिएगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ये है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जो टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस वो कितना है? 2 आवर्स। क्यों? क्योंकि डिग्री डिफरेंस है, डिग्री डिफरेंस जो है वो है 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब 2 आवर्स। ये हम पढ़ चुके हैं। आया पॉइंट समझ में? क्योंकि 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटे होते हैं। तो 2 घंटों का अंतर होता है इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट और इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में समय में। आया पॉइंट समझ में? दैट्स इट। नेक्स्ट, दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक, सबसे पहली चीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक लैटिट्यूड है।
क्या है? एक लैटिट्यूड है। क्लियर? ये कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब ये वास्तविकता में करती क्या है? इट डिसाइड्स क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कैसा है? ट्रॉपिकल, मॉनसूनल। आया पॉइंट समझ में? अब कितनी स्टेट्स से ये पास आउट होती है? तो देखो, गुजरात, कौन कौन से स्टेट से पास आउट हो रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इट पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। भारत के 8 डिफरेंट स्टेट्स से ये पास आउट होती है, जिसके आधार पर भारत का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट हो जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि इंडिया फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लाइमेटिक जोन। एक हो जाता है ट्रॉपिकल और एक हो जाता है सब ट्रॉपिकल। जो होता है वो थोड़ा मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल जो होता है वो थोड़ा एक्सट्रीम। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? अब आप रिलेट भी कर सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में वास्तविकता में गर्मी और सर्दी दोनों ही अधिक होती है, और इंडिया के साउथ में ओशनिक इन्फ्लुएंस होने के कारण मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। तो दिस पर्टिकुलर लाइन इज द डिसाइडिंग लाइन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। क्लैरिफाई हुआ? इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया जो है वो इस लाइन से नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया के रूप में डिवाइड होता है। तो इट इज ऑल्सो अ लाइन विच डिवाइड इंडिया इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नॉर्दर्न इंडिया इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सदर्न इंडिया साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लैरिफाई हुआ? आया पॉइंट समझ में? तो ये था इंडिया के इंपॉर्टेंट लाइंस। अब यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम इंडिया के मैरीटाइम लॉज की। मैरीटाइम लॉज का मतलब होता है वो लॉज जो ओशनिक एक्सटेंशंस को डिफाइन करते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये है हमारा इंडिया, इसके जिस बगल में यहां पर है श्रीलंका। तो श्रीलंका के बगल में और इंडिया के बीच में सिर्फ वाटर है डिवाइडिंग फैक्टर। तो उस पर्टिकुलर पानी में ये कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि किस पानी तक इंडिया का एक्सटेंशन है, या किन पर्टिकुलर वाटर्स में दोनों का कंबाइन इफेक्ट लगता है। तो ये तो वैसे बहुत पास है, पर अगर हम इस रीजन्स की बात कर लें, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा और जावा वाला रीजन की बात कर ले, या म्यांमार का ये वाला पार्ट जो है उसके बारे में बात करें, और इंडिया का ये पार्ट जो पूरी है इसके बारे में बात करें, तो यहां से यहां तक की जो कुछ पर्टिकुलर दूरी है, इस दूरी के बीच में कितना हिस्सा म्यांमार का होगा और कितना हिस्सा इंडिया का है, और कितने हिस्से पे पूरे वर्ल्ड का अधिकार या सबका कॉमन कह सकते हैं कि सबका बराबर का अधिकार होगा, तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये चीज जो है वो डिफाइन की जाती है यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी। जो है यूनाइटेड नेशंस के जो लॉज हैं वो सी से संबंधित जो यूनाइटेड नेशंस लॉज हैं उससे ये सब चीजें डिफाइंड होती है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी, ओशनिक वाटर्स जो है वो डिवाइड आउट होता है इनटू 5 जोन। सबसे पहला होता है इंटरनल वाटर, दूसरा होता है टेरिटोरियल सी, तीसरा होता है कंटिजियस जोन, चौथा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और पांचवा होता है हाई सी। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? अब ये है क्या? अब हमने ये तो समझ लिया कि यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन रिलेटेड टू द लॉज ऑफ सी, जिसने समुद्री वाटर जो है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखना, मैं वो बना देता हूं, आप डायग्राम से समझ जाएंगे। ये ऐसा,
अब ये जो पर्टिकुलर कोस्ट लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, पर ये इंडिया की कोस्ट लाइन वास्तविकता में इतनी स्मूथ नहीं है, ये थोड़ी रफ है। तो मैं आप रफ भी आपको बना के बता देता हूं, ये देखिएगा, ये देखिए। अब आपको रफ लाइन देख के समझ में आ गया होगा कि कुछ पर्टिकुलर हिस्सा है जो यहां पर अंदर जा रहा है और कुछ हिस्सा यहां पर बाहर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर लाइन को स्मूथ बनाने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। दैट पर्टिकुलर लाइन इज कंसिडर्ड एज बेस लाइन। और इस बेस लाइन के अंदर जो पानी बच गया, इस बेस लाइन के अंदर और इंडियन टेरिटरी के बीच में जो पानी बच गया, दैट पर्टिकुलर वाटर इज नोन एज, यहां पर जो पानी बच गया होगा, इस पानी को नाम दिया जाता है इंटरनल वाटर। क्या नाम दिया जाता है? इंटरनल वाटर। इसका मतलब इट इज अ इंटरनल पार्ट ऑफ या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी नेशन। इस पर्टिकुलर पानी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, इस पर तो कंप्लीट अधिकार होगा किसका? भारत का और उस पर्टिकुलर राज्य का जिसके पास वो पानी लगा हुआ है। इसका मतलब अगर यहां पर उड़ीसा है तो दिस पर्टिकुलर वाटर इज डायरेक्टली और कंप्लीटली डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय उड़ीसन स्टेट। आया पॉइंट समझ में? तो ये है इंटरनल वाटर, बेस लाइन के अंदर और कोस्ट लाइन के बाहर। क्लियर? फिर उसके बाद आता है एक मेजरमेंट, कितना? 12 नॉटिकल माइल, मतलब बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल। अब जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का पानी होता है उसे कहा जाता है टेरिटोरियल सी। क्या कहा जाता है? टेरिटोरियल सी। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी। अब टेरिटोरियल सी वो होता है जिस पर भारत का अधिकार होता है। आया पॉइंट समझ में? जिसमें भारत के पास कंप्लीट राइट्स होते हैं, राइट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वाटर। मतलब इसमें किसी इनोसेंट पैसेज को भी ये अलाउड नहीं करता, मतलब एब्सोल्यूट राइट एक्सरसाइज करता है। पर जैसे ही बेस लाइन से हम थोड़ा सा बाहर आते हैं, कितना? अप टू 24 नॉटिकल माइल, तो इस पर्टिकुलर जोन को कहा जाता है कंटीजियस जोन। और कंटीजियस जोन में भारत के पास जो अधिकार होते हैं वो होते हैं राइट रिलेटेड टू पनिश एंड टैक्स। यहां पर हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट राइट्स। आया पॉइंट समझ में? फिर उसके बाद बेस लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स, ये जो रीजन्स होता है, इस पर्टिकुलर रीजन्स को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जहां पर इंडिया के पास जो राइट होते हैं वो राइट्स रिलेटेड टू एक्सप्लोर, राइट रिलेटेड टू रिसर्च, राइट रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स। अब उसके बाद जो पानी बच गया, वाटर अवे फ्रॉम 200 नॉटिकल माइल इज कंसिडर्ड एज हाई सी, which is this particular water has equal rights for all nations। आया पॉइंट समझ में? तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, जैसे हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑन सी जो बना है, उसे हम उसके आधार पर हम पानी को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 5। 5 में से 2 जो है उसे हम छोड़ सकते हैं, मुख्यतः 3, पर 2 जो है, एक होता है इंटरनल वाटर जो बेस लाइन से अंदर का पानी होता है, और एक होता है हाई सी जो
200 नॉटिकल माइल से बाहर का पानी होता है जिसपे सबका इक्वल राइट्स होता है। पर बीच में जो वाटर होता है टेरिटोरियल सी, जिसपे कोई भी नेशन जो है वो अपने एब्सोल्यूट राइट एक्सपीरियंस करता है। 24 नॉटिकल माइल जिसे हम कंटिजियस जोन कहते हैं, जहां पर पनिशमेंट और टैक्स से रिलेटेड राइट्स उसके पास होते हैं, और 200 नॉटिकल माइल जहां पर वो एक्सप्लोर कर सकता है, रिसर्च कर सकता है और एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। ये जो पर्टिकुलर राइट्स होते हैं वो दिए जाते हैं बाय द अनक्लॉज लॉ ऑफ 1982। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? तो दिस इज द मैरीटाइम एक्सटेंशन ऑफ इंडिया एज वेल। इंडिया के लिए भी ये उसका मैरीटाइम एक्सटेंशन डिफाइन करता है। क्लैरिफाई हो गया? तो ये था इंडिया का मैरीटाइम एक्सटेंशन। ये देखिए यहां पर हमने देख लिया कि इंडिया का मैरीटाइम एक्सटेंशन जो है या इंडिया का वाटर्स जो है वो डिवाइडेड है इनटू 5 पार्ट्स, और वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हमें समझ में आ गए। अब लास्ट जो इंडिया के इंट्रोडक्शन से संबंधित जो हमारा लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लेक्चर में सबसे लास्ट टॉपिक जो आता है वो इंडिया के नेबर्स आता है, कि इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं और किन किन पर्टिकुलर नेबर से वो कौन कौन सी बाउंड्री और कितने किलोमीटर की बाउंड्रीज बनाता है। पॉइंट समझ में आया? तो जब हम बात करते हैं नेबर्स ऑफ इंडिया की, नेबर्स ऑफ इंडिया, तो इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक होते हैं नियरेस्ट, एक होते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट। जो नियरेस्ट होते हैं उसका मतलब है डायरेक्ट लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड, मतलब जो डायरेक्टली लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है। और नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब होता है शेयर्ड ओशनिक। अब इस आधार पर नियरेस्ट जो है वो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, नेक्स्ट चाइना, नेक्स्ट नेपाल, नेक्स्ट भूटान, नेक्स्ट बांग्लादेश, नेक्स्ट म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जो है वो नियरेस्ट है इंडिया के नियरेस्ट नेबर। 2 हमारे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर भी हैं, एक है श्रीलंका और एक मालदीव्स। आया पॉइंट समझ में? जो ओशनिक बाउंड्री हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं बेटा, तो ये हमसे पाक स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये वो वाटर बॉडीज हैं जो हमारे बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करती है। ऐसे ही अगर हम मालदीव्स की बात करते हैं, तो मालदीव्स हमसे 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड वाला रीजन जो है उससे मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। बेसिकली 8 डिग्री का मतलब यहां पर 8 डिग्री लैटिट्यूड से और चैनल का मतलब वाटर बॉडी से। इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी लोकेटेड एट 8 डिग्री लैटिट्यूड विच सेपरेट्स लक्षद्वीप एज वेल एज मालदीव्स रीजन। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। क्लियर? अब ये एक और चीज आपको याद रखनी है, वो है ध्यान से देखिएगा, इंडिया यहां पर है पाकिस्तान, यहां पर है अफगानिस्तान, यहां पर है चाइना, यहां नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। आया पॉइंट समझ में? देखिए 1 2
3 4 5 6 7। क्लियर। अब हमें कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जो याद रखनी है, जैसे कुछ मतलब डिस्टेंस है। जैसे बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश हमसे सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, जो है लगभग 4096.6 किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद चाइना हमसे दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, जो है 3488 किलोमीटर। उसके बाद भूटान जो है वो हमसे एक छोटी बाउंड्री शेयर करता है, जो एग्जैक्ट है 699 किलोमीटर की। इसके बाद नेपाल जो है वो अगेन अपन से छोटी बाउंड्री ही शेयर करता है, पर वो वास्तविकता में इतनी भी छोटी नहीं है, वो है 1751 किलोमीटर की। फिर म्यांमार है जो अपन से काफी सारी बाउंड्री शेयर करता है, जो है 1643 किलोमीटर। क्लियर। फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो ये तो मात्र 108 डिग्री 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, 106 किलोमीटर, जो सबसे स्मॉलेस्ट है। पाकिस्तान जो है वो सेकंड नंबर पर, पाकिस्तान जो है वो थर्ड नंबर पर आता है, जो एग्जैक्टली है 3348 नहीं 3323 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। आया पॉइंट समझ में। तो इंडिया शेयरिंग इट्स बाउंड्री इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जा सकता है, तो सबसे पहले आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार फैक्ट जो है वो मिस हो जाता है यार। चाइना 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाता है नेपाल 1751 किलोमीटर। फिर आ जाता है म्यांमार वो है 1643 किलोमीटर। क्लियर। फिर इसके बाद आ जाता है भूटान 699 किलोमीटर। फिर उसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। और सबसे ऊपर आ जाएगा बांग्लादेश, कितना 4096.6 किलोमीटर। आया पॉइंट समझ में। तो ये है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, जो इंडिया से कौन कौन सी बाउंड्री मतलब कितने किलोमीटर्स की बाउंड्री शेयर करते हैं। अब इसके अलावा आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो मैं आपको रफली बता देता हूं। यहां पर एक लाइन बनती है जिसे हम LOC लाइन कहते हैं, या फिर रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। कौन सी लाइन? रेड क्लिफ। ये जो अफगानिस्तान वाली लाइन है वहां पर बनती है ड्यूरेंट लाइन। चाइना वाली जो लाइन है वहां पर बनती है मैकमोहन। कौन सी लाइन बनती है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन के अलावा LAC। आया पॉइंट समझ में। फिर उसके बाद ये जो बांग्लादेश वाली लाइन है इसमें भी वापस रेड क्लिफ लाइन ही बनती है। तो ये कुछ लाइंस हैं जो आपको याद रखनी है, जो अपने आप में इंटरनेशनल बाउंड्री भी इंडिया और डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज के बीच में बनती है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? आ रही है बात समझ में? दैट्स इट बच्चों। तो ये था एंटायर हमारी इंडियन जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन, जिसमें वास्तविकता में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से रिवाइज करके। हमने पढ़ा नेम्स के बारे में, इंडिया के डिफरेंट नेम्स। दूसरा हमने पढ़ा इंडिया का शेप। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंडिया का स्लोप। हमने पढ़ा इंडिया का साइज। फिर इसके बाद नेम, शेप, स्लोप, साइज, लोकेशन। नेक्स्ट एक्सटेंशन। फिर नेबर्स।
रिवर्स। क्लियर? हाँ, एक और चीज हमने डिस्कस करी थी एक्सटेंशन में, ओशनिक एक्सटेंशंस। क्लियर? उसके साथ साथ हमने अनक्लॉस लॉ के बारे में भी बात की थी। क्लियर? तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। चलिए फटाक से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, द नेम आर्यव्रत इन द एंशिएंट टेक्स्ट प्राइमरी रेफर्स टू। तो आर्यव्रत जो है वो पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही कहा जाता है, उसमें सिर्फ इंडिया नहीं है। लैंड ऑफ आर्यंस इन द नॉर्दर्न इंडिया वैसे तो कह सकते हैं, पर पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 68 डिग्री से 98 डिग्री ईस्ट तक का होता है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज रफली, ये भी मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि वो 30 डिग्री का होता है, तो उसमें जो टाइम डिफरेंस होता है वो 2 घंटे का होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब Which of the following is the northern most point of India? तो मैं बता चुका हूं कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो लद्दाख में है, जो एग्जैक्टली 37 डिग्री पर लाई करता है, जिसका नाम इंदिरा कोल है। क्लियर? अनक्लॉस लॉ के हिसाब से इंडियन टेरिटोरियल एक्सटेंशन एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल। वहां तक हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई बात समझ में? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, टाइमलाइन जो है, वो कितने स्टेट्स से पास आउट होती है? तो ये भी हमने बात करी कि इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स, और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाएगी तो 7 स्टेट्स। टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्टलाइन, इंडियाज कोस्टलाइन की टोटल लेंथ की बात की जाए तो 7516.6। अगर सिर्फ मेन लैंड की बात की जाए, किसकी? मेन लैंड की बात की जाए तो वो है 6100 किलोमीटर। क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेट्स? तो वो गुजरात से पास आउट होती है, झारखंड से पास आउट होती है, त्रिपुरा से पास आउट होती है, उड़ीसा से पास आउट नहीं होती है। तो 1, 3 और 4 आंसर होना चाहिए। 1, 3 और 4 आंसर होगा। Then next, consider the following neighboring countries of India: China, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Nepal, Bhutan. Arrange them in descending order of their length. तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आएगा वो आ गया बांग्लादेश, फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा चाइना, फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ये देखिए, फिर ये आ गया 4th नंबर, ये आ गया 5th नंबर, और ये आ गया 6th नंबर। डन। विथ रेफरेंस टू डंकन पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। वैसे तो ये जो है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आइलैंड्स ग्रुप जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर आप याद रखिएगा डंकन पास जो है वो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है, जो 10 डिग्री चैनल के कहां पर है? नॉर्थ में है। तो ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। और वैसे ये जो चैनल है वो अंडमान सी को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। तीनों सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट with reference to Sir Creek consider the following statement. Tyler Creek located in Run of Kutch, बिल्कुल ठीक है। Associated with a maritime boundary dispute between India and China, India and Pakistan, दोनों सही हैं। With the following, which of the following Indian states share international boundary with exactly 3 countries? 3 कंट्रीज की बात की जाए, मैप वर्क वाला क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल इसका आंसर होगा बेटा। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो नेपाल से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 7 स्टेट्स, ये हम देख चुके हैं। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हम लोगों ने समझा कि इंडिया का इंट्रोडक्शन और इंडिया के बेसिक जो टॉपिक्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो कॉन्सेप्चुअल इंडियन ज्योग्राफी का होगा, जिसमें हम इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के ओरिजिन और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।